Assalamualaikum everyone. Welcome to the STEM Institute. Was part 1, part 2 and part 3 of physical P1 difficult MCQs on YouTube, the STEM Institute. To get PDF of part 1, part 2, part 3 and of the part 4, message me on WhatsApp. The number is mentioned, or DM me on Instagram. ID is mentioned. नाउ जो हमने क्वेश्चन पे पार्ट 3 में हमने जो कर लिया था वो ये था। अब हम पार्ट 4 में चलते हैं। वाटर वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ऑब्स्टेकल विद अ नैरो गैप। द विड्थ ऑफ द गैप इज इक्वल टू लैम्डा। द वेव फ्रॉम द गैप एमर्ज ओवर एन ऑब्स्टेकल और ओवर एन एंगल थीटा एज शोन। ठीक है। दिस गैप स्लोली वाइडन, यानी कि गैप को दूर कर दिया गया। तो दूर जब करेंगे, फॉर एग्जांपल ये था, सॉरी ये जो ब्लॉक्स हैं वो इतना दूर आ चुके हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है। ये वेवलेंथ ऐसे निकलने लग जाते हैं ना, ऐसे करके ऐसे निकलने लग जाते हैं। ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि वेवलेंथ रिमेन अनचेंज, ये लैम्डा होगा, तो ये अनचेंज होगा, ये तो ये गलत होगा। लैम्डा तो सेम ही नहीं हो सकता। ठीक है। अब मैंने जब इसकी ECR यानी कि एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स पढ़ी थी, मुझे देखने में क्वेश्चन ईजी तो लग रहा था। मैंने फिर भी इसकी कैंडिडेट रिस्पॉन्स पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा है कि बच्चों ने इधर गलती क्या की थी। हमने यानी कि एंगल थीटा था, क्या था, एंगल थीटा था जितना वो डाइफ्रैक्ट हुआ है। डाइफ्रैक्ट कितना हुआ है वो एंगल थीटा था, यानी कि ये अगर आप इसे मेजर करें तो ये एंगल थीटा था, तो जितना वो डाइफ्रैक्ट हुआ है। जब अब उसने वाइडन किया है तो वो जितना डाइफ्रैक्ट हुआ है, मतलब इतना जो है वो, यार बन क्यों नहीं रही, तो इतनी तो वो पूरा यानी कि स्लिट से पास कर गया है, ये वेव पास कर गई है, तो डाइफ्रैक्ट सिर्फ इतना पोर्शन हुआ है। तो वो उसका वेवलेंथ पूछ रहा था कि ये जो ये डाइफ्रैक्ट हुआ है इसका एंगल क्या है, इसका एंगल क्या है। तो वो डिक्रीज करेगा। बच्चों ने इंक्रीज समझ लिया था। बच्चों ने ये समझा था, बच्चों ने क्या समझा था कि वो इन्होंने ये वाला एंगल समझ लिया था कि एग्जामिनर ये वाला पूछ रहा है, हालांकि ये गलत था। वो पूछ रहा था इसका एंगल, वो इसका एंगल पूछ रहा था, ये वाला सही था। तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट में शुमार हो गया था, क्योंकि बच्चों ने तो गलत कर लिया था, हालांकि ये इजी था। उसने यहाँ पे भी बताया था कि जितना डाइफ्रैक्ट हुआ है उसी को हम एंगल मेजर कर रहे हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एयर पार्टिकल विद टाइम एज शोन एज साउंड वेव पासिस थ्रू एयर। द इंटेंसिटी, और ये उसने वो ग्राफ दिखाया हुआ है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज हार्ड वाइल फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट। उसने कहा फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट। द फोर ग्राफ आर शोन एट द सेम स्केल as the graph above. Which graph shows the displacement of the air particle after, ये हाफ जब होगी उसके बाद। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसमें से ये उसने कहा फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, टाइम के हिसाब से फ्रीक्वेंसी तो इस तरह से होनी चाहिए थी ना, तो मतलब ये और ये हो सकते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम की वेरिएशन ही बदल दी है। इसमें तो कितने 4 आ गए, इसमें तो 1 आ गया, तो ये इसमें 2 हैं, हालांकि ये गलत है, तो ये 2 वाले होंगे। अब इसमें से देखते हैं कौन सा है। अब आपने पढ़ा होगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मैं कर लेता हूँ I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 का स्क्वायर। मैं निकाल लेता हूँ A1 को, निकाल लेता हूँ इसको, नहीं A2 को। अच्छा देखो, अब I1 कितना है, I1 तो I होगा, और I2 क्या है, हाफ हो गया है।
तो वो भी I1 के इक्वल हो गया। I1 का हाफ हुआ है ना, A1 मैं निकाल, A1 कितना है, 4 है। एम्पलीट्यूड कितना है, 1 2 3 4। और A2 अब मैं निकलवाता हूँ कि ये कितना होगा, A2 का स्क्वायर। अब A2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये क्या होगा, ये जब होगा तो ये, इसको जब हम कट करेंगे, रुकें, इसको हम इसके साथ जब कट करेंगे ना, तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 1 डिवाइड बाय 1/2 है। तो ये जब इसको हम वो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 आता है। तो मतलब ये 2 जो इधर है वो इधर आ जाएगा। 4 डिवाइड बाय 2 का अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो A2 हमारा आना चाहिए 1.41, यानी कि 1.41 का गैप होना चाहिए, ये होना चाहिए 1.41 एम्पलीट्यूड होना चाहिए। अच्छा, ये 2 दिखा रहा है, ये 2 और ये 3। फिर मेरे ख्याल से अगर ये 1.41 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि एक जो बॉक्स है, एक बॉक्स, 2 बॉक्स मिला के एक एम्पलीट्यूड को वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और 2 बॉक्स मिला के दूसरा एम्पलीट्यूड होगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड आ गया है, और आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक एम्पलीट्यूड होगा, तो ये गलत है। और आप इसमें एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि ये उसने 1 पॉइंट, अगर ये तो फिर 1.5 होगा ना, ये 1.5 होगा। अब आप ये देखें कि उसने इधर यहाँ तक ले आया, इधर इसे टच नहीं करवाया। अगर इसके साथ टच करवा देता तो ये 1.5 हो जाता, और ये 1.4 है। तो इसका मतलब D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अ वायर हैज़ रेजिस्टेंस 30 ओम। अ सेकेंड वायर इज़ मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल हैज़ द सेम, अब इसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, हैज़ द सेम मास, तो मतलब वॉल्यूम भी सेम होगा, क्योंकि क्या होता है, वॉल्यूम भी सेम होगा। किस वजह से सेम होगा, क्योंकि मास सेम है, डेंसिटी सेम है। एंड इट्स 3 टाइम लॉन्ग एज द वायर, यानी कि 3L हो गया। अब मैंने क्या कहा था, ये वॉल्यूम सेम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब A1L1 इज इक्वल टू A2L2। तो A2 क्या होगा हमारा, यानी कि वो कितने उस फैक्टर के साथ चेंज कर रहा होगा। A1 तो हमें पता है, हम इसको ना इन टर्म ऑफ A1 निकाल लेते हैं, इसको भी इन टर्म ऑफ L1 निकाल लेते हैं। इसमें 3L हो गया हुआ है 1, और हम L1 को L1 के साथ कैंसिल कर देते हैं, और हम एम्पलीट्यूड को इसको निकाल लेते हैं। तो ये आएगा A2, जो हमारा आएगा A2 वो आएगा A1 को अगर हम 3 से, यानी कि उसको एरिया को 3 टाइम 3 से डिवाइड कर दें और L को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास वो सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है। अब हम यानी कि R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L1 अपॉन A1 होता है, और रेजिस्टिविटी जो हम दूसरी निकालना चाह रहे हैं सेकंड वायर की, वो क्या होगी, रेजिस्टिविटी 3L1 अपॉन 1/3L A1 होगी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 डिवाइड बाय 1/3 है, तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 9 रेजिस्टिविटी L अपॉन A। अब आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, इसके इक्वल है, और ये इक्वल है इसके 30 के। तो मतलब हम R2 इज इक्वल टू 9 इंटू 30 कर सकते हैं। तो R2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 270। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है। अब a car travel anti-clockwise along a horizontal circular road radius this as shown. The car takes a 4 second from position P to position Q. What is the magnitude of average velocity of the car for the journey from P to Q? अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है।
अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी? डायरेक्ट उसका रूट। तो इसमें पी से क्यू की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? बच्चों ने ली हुई थी ये, हालांकि ये तो डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट होगी ये होगी डिस्प्लेसमेंट। रेडियस सर्कल में सेम होता है, तो इसका हम जब लेंगे हम इसका ले लेते हैं, हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 12 और 12 इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ये 12 है, ये भी 12 है, और ये हम हाइपोटेनस निकालना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट करने दें ज़रा, 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 16.97। ठीक है, आगे 0.5 है लेकिन इसको इग्नोर कीजिए। अब उसने टाइम दिया हुआ है हमें, टाइम ये है 4 सेकंड दिया हुआ है उसने हमें, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास 16.97 डिवाइड बाय 4, 4.24 किधर लिखा हुआ है? ये है, तो इसका आएगा 4.24 जो कि 2 आ रहा है। अब दिस वॉज कंसिडर द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ देयर टाइम। अक्टूबर नवंबर है या क्या, मई जून 2022। ठीक है, अब इसमें ना जो बच्चे मैथ के हैं M1 जो दे रहे हैं उनके लिए तो मज़े, लेकिन मैं आपको फिर भी सिखा दूंगा। वैसे एक मेरी सजेशन पता है क्या होगी, जो भी AS का फिज़िक्स दे रहा है उसको चाहिए कि मेरी M1 की क्लासेस लाजमी लेगा। M1 की क्लासेस अगर वो लेगा ना, तो मैं मैकेनिक्स AS फिज़िक्स में कितना आती है? 30 to 40% आती है, 40% आती है, 30 to 40% लाजमी आती है मैकेनिक्स AS फिज़िक्स में। ठीक है, तो अगर वो M1 करेगा मैकेनिक्स 1, तो उसकी ये एयर फिजिक्स में की मैकेनिक्स पूरी इतनी पक्की हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो 30 to 40% आराम से स्कोर कर लेगा। मतलब उसका खाली C to D तक ग्रेड बन जाएगा, C to D तक ग्रेड आपका मैकेनिक्स डिसाइड कर सकता है, इतना ये इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स के थ्योरी में 3 से 4 सवाल आ जाते हैं, तो इस वजह से आपको M1 आप समझें AS फिजिक्स का ही है, आप M1 लाजमी करें। ठीक है, M1 लाजमी करें आप। अ चाइल्ड ऑफ मास 20 kg stands on the rough surface of the sledge of mass 40 kg. The sledge can slide on a horizontal frictionless surface. इसको मैं ज़रा छोटा कर दूँ क्योंकि जगह नहीं होगी, बड़ा सवाल है। One end of the rope is attached to the sledge. The rope passes around the frictionless pole and the other end of the rope is held by the child. Rope is horizontal. The child pulls the rope with the horizontal force of 12 Newton. 12 न्यूटन की फोर्स से उसे पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है। और टेंशन क्या आती है? हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है, चाहे वो इसके साथ लगी हुई हो, चाहे वो इसके साथ लगी हुई हो। टेंशन हमेशा इसकी भी इसके ऐसी होगी, इसकी भी ऐसे होगी। ये भी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये भी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। एंड चाइल्ड मूव, this causes the child and sledge to move with equal acceleration towards the pole. अब हम क्या करेंगे? पहले तो विद रिस्पेक्ट टू दी चाइल्ड हम निकाल लेंगे एक इक्वेशन, ये M1 में होता है ऐसे, और इसमें भी यही होगा। पहले विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड पहले हम चाइल्ड की रिस्पेक्ट में हम कर लेते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं F net इज इक्वल टू MA की, और फिर हम स्लेज की विद रिस्पेक्ट टू स्लेज F इज इक्वल टू MA की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब आप ये देखें
कि मैं ये 12 की फोर्स लग रही है और इस पर भी जाहिर सी बात है 12 की फोर्स लगेगी। इसमें जो चाइल्ड के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है, जो वो लगा रहा है जाहिर सी बात है अपनी तरफ खींच रहा है ना चाइल्ड, और इसमें जो ये लग रही है वो इस तरफ लग रही है, जाहिर सी बात है ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये स्लेज आगे की तरफ जाएगा, तो इसमें वो फोर्स 12 न्यूटन की उस तरफ जा रही है और इसमें वो 12 न्यूटन की फोर्स इस तरफ आ रही है। तो मतलब अब चाइल्ड में देख लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, तो 12 प्लस माइनस एफ कर लेता हूँ, इज फ्रिक्शनल फोर्स है एफ इज इक्वल टू 20 यानी कि मास इंटू ए, और स्लेज में क्या होगा क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में फोर्सेस हैं तो 12 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 40A। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसमें से ए निकाल लेते हैं, हम इसको अगर हम प्लस माइनस इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं तो 24 प्लस 12 प्लस 12 24 इज इक्वल टू 60A। ए हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4, ठीक है। अब हमारे पास ए आ गया 0.4, तो हम इसी ए को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिस भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आएगा 12 माइनस एफ इज इक्वल टू 20 इंटू 0.4, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 12 माइनस 20 इंटू 0.4, तो हमारा आंसर आ रहा है एफ इज इक्वल टू 4, ठीक है। एफ जब हम निकालेंगे, अल्लाह, अब a transverse wave, a water wave is moving horizontally, moving along the surface of the some water. This causes a ball to move vertically without moving horizontally as it floats upon the surface. At one instant the ball is at the position shown. The wave has a frequency 0.2 Hz, ठीक है, उसने फ्रीक्वेंसी में दे दिया है, and has an amplitude this. The distance between the trough and an adjacent peak is this. ये इसके दरमियान ट्रफ और adjacent peak के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो ये है। अब what is the distance traveled by the ball in the time of 20 सेकेंड। पहले तो आप ये देखें कि एक फ्रीक्वेंसी में कितना टाइम है, एफ टी इज इक्वल टू 1/f, यानी कि टी इज इक्वल टू 1/0.2, 1/0.2 कितना हुआ 5 हर्ट्ज और 5 सेकंड्स, तो मतलब 4 साइकिल्स पे हमें, ये 4 साइकिल पर हमें पता लगाना है कि 4 साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बाय द बॉल। अब आप ये बताएं कि बॉल ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, बॉल कैसे जाएगी, ट्रांसवर्स वेव है, बॉल जाएगी इस तरह से, तो मतलब 0.7 की रिस्पेक्ट में ये ऊपर नीचे ट्रैवल करेगी, ठीक है। और एक बारी में कितनी दफ़ा ऊपर नीचे होगी, पहले तो इधर होगी फिर इधर से, फॉर एग्जांपल वो इधर चली जाए, मतलब वेव तो इस तरह से है, ये देखो मैं आप इसको कैसे दिखाऊं, मतलब इस तरफ भी जब इधर आएगी तो फिर नीचे भी जाएगी, फिर जब इधर आएगी फिर ऊपर भी जाएगी, फिर जब उधर आएगी फिर इधर ऊपर भी जाएगी, सेम जगह पे ये है, अरे समझे ये सेम जगह पे है, तो ये 4 साइकिल में मतलब एक साइकिल में कितनी दफ़ा ये ऊपर नीचे हो रही है, 0.7 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आता है 4 7 28 2.8। तो अब 2.8 कितनी डिस्टेंस कब कवर किया, जब वो एक दफ़ा उसने एक वेव में उसने ट्रैवल किया। अब 4 वेव में यानी कि 4 साइकिल्स में कितना ट्रैवल करेगी, फिर हम उसके लिए 2.8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 2.8 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28 इंटू 4 क्या होता है 112, वही 11.2 आ जाएगा ये। अब a bar vibrates with frequency f to produce water wave in a ripple tank
the wave pass through a gap of width x in a barrier so that diffraction occur. Which combination of vibration frequency and gap between the width will produce the smallest angle on the diffraction? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम वो जो मैंने आपके पार्ट 3 था, पता नहीं पार्ट 4 था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वो एंगल होता है वो ये इसका होता है, जब वो ये एंगल होता है और ये होता है जितना वो डायफ्रैक्ट हुआ होता है। अब वो कह रहा है कब हमारा ये एंगल सबसे छोटा होता है। अब वो कह रहे हमने ये पढ़ा था। अब वो कह रहे स्मॉलेस्ट एंगल कब निकलेगा? जाहिर सी बात है जब हम इसको बढ़ाएंगे। हमने विड्थ को इंक्रीज करना है। और कब हमारा स्मॉलेस्ट एंगल निकलेगा? जब हमारी वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम होगी तो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल निकलेगा। अब इसने हमें दिया हुआ फ्रीक्वेंसी और गैप विड्थ तो हमेशा हाफ तो कभी नहीं होगी, तो ये तो कभी भी नहीं है, ठीक है। हाँ 2x में ही हो सकती है। अब हमारी जो f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। अगर हम लैम्डा को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो मतलब f को हमें इंक्रीज़ करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, जिसकी वजह से ये आंसर होगा, ठीक है। अब two polarizing filters are placed next to each other so that their planes are parallel. The first polarizing filter has its transmission axis at an angle 50. पहले तो 50 के एंगल पे वो हुआ। The second polarizing filter has its transmission axis at an angle 20 to the vertical. The angle between the transmission axis of the two polarizing filters is 30 degree. The beam of vertically polarized light of ये पहले इतनी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फर्स्ट, यानी कि ये IO है। अब हम क्या करते हैं, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी फ्रॉम द सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर, यानी कि अब इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ। अब आप इसको ऐसे ही समझें यार, कैसे मैं इसको बनाऊँ, बस छोड़ें, रुकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये था। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसे है कि ये ऐसे आया, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, पहले तो 50 डिग्री था मेरे ख्याल से, तो वो उसने कहा था रिट्रेट हुआ है 50 डिग्री पे, ये 40 है, तो मैं समझो इधर 50 ये है। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ कि 50 पे जब रोटेट हुआ था, उसके बाद वो 30 पे और रोटेट हुआ, यानी कि 80 पे, ये 90 है तो ये 30 पे और रोटेट हुआ। उसने हमें यही कहा था ना कि जो दो एंगल हैं उनके दरमियान डिफरेंस 30 का है, ठीक है। तो ये ऐसे है, तो हम इसमें वही चीज़ लगा लेंगे, I1 इज इक्वल टू IO cos स्क्वायर थीटा। तो मैं I0 क्या है 8 cos स्क्वायर 50 क्या हो जाएगा हमारा, पहले निकाल लेते हैं, सॉरी 8 cos 50 का स्क्वायर, नहीं पहले cos 50 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ इंटू 8। I1 आ रहा है 3.305, तो I2 अब क्या होगा 3.305 cos स्क्वायर 30 cos 30 का स्क्वायर इंटू 3.305, तो हमारा आंसर आ रहा है 2.47875। तो ये 2.47 ये आ रहा है, ठीक है। A ball is dropped onto ground and bounces vertically upward when the ball is in contact, यानी कि वो बॉल गिरी और उसकी बॉल की शेप ऐसे हुई, फुटबॉल जैसे होती है, और वो भी ऊपर चली गई।
The weight is bar. The weight of the bar is W. The contact force is P of the ground by the ball. On the ground by the ball. अच्छा. The contact force N exerted by the ball on the ground. On the ball by the ground. ये by the ground है और ये on the ground है. When the ball is in contact with the ground, the ball is momentarily stationary. At this instant, which relationship is correct? अब हम अब ऑप्शन वाइज हम इसको देखते हैं कि क्या है. पहले तो उसने कहा है कि n इज इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू. n इज इक्वल टू अगर p प्लस डब्ल्यू होता तो वो कभी भी ऊपर ना जाती. वो इस वजह से क्योंकि n छोटा है और p प्लस डब्ल्यू बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठी रहती, ऊपर कभी भी ना जाती. तो ये तो कभी ना हुआ. और हम देख लेते हैं इसका एरो को भी. आप देखें ना, एरो के हिसाब से भी हो सकता है. n इज ग्रेटर देन p प्लस डब्ल्यू. n मैंने कहा n छोटा है. n इज इक्वल टू डब्ल्यू नहीं, n इज इक्वल टू डब्ल्यू भी नहीं होगा क्योंकि b भी है. d होगा फिर. n इज ग्रेटर देन वेट. हाँ ये है एरो वाइज हिसाब से देखें ना, n ग्रेटर देन है वेट के, इस वजह से वो ऊपर जा रहा है. अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि M1 में बहुत अच्छा आता है. M1 के इसमें दो नंबर का सवाल बनता है. इसका फार्मूला हमने M1 में पढ़ाया है और फिजिक्स में भी यही पढ़ाया है कि ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी. अब ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी, ड्राइविंग फोर्स कितनी है? ड्राइविंग फोर्स इसकी है 1200 न्यूटन. ये ड्राइविंग फोर्स है. वेलोसिटी है उसकी ये, तो P इज इक्वल टू 12,000 इंटू 24 जो कि होता है 2880. 12,000 इंटू 24 2880. तो ये 2.290. इसको डिवाइड बाय 1000 भी करना है तो ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो 288 होता है जो कि 290 के इक्वल होता है. The cathode ray oscilloscope is connected to the microphone which detects sound of a constant frequency. The trace on the diagram is shown. Which property of the sound is measured only on formation is using only information with the cathode ray oscilloscope. अब ये डिफ़िकल्ट पता नहीं क्यों है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि डिफ़िकल्ट क्यों है. मैं इसका एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ लूँ. हाँ जी, वो एग्जामिनर कह रहा है कि बच्चों ने इसको क्या समझाया है कि ये है करेक्ट. ये तो हर कोई समझता है कि इसकी क्या पता लगता है हमें. स्पीड और वेवलेंथ तो कभी पता ही नहीं लगती, तो बच्चों ने ये करेक्ट कर लिया था. हालांकि एग्जामिनर कह रहा है द वर्टिकल एक्सिस मेजर्स द वोल्टेज. वर्टिकल जो होता है, हम आपको बताया तो है कि जो वर्टिकल डी वो होती है तो वो V पर मीटर के हिसाब से हम वोल्टेज पर मीटर के हिसाब से हम मेजर करते हैं उसे, तो वो वोल्टेज होता है. तो इधर वोल्टेज होना था तो हमारा आंसर सही होता, तो ये गलत है, जिस वजह से आंसर हमारा पीरियड है. क्योंकि हम ये तो हमारा टी ही होता है. एक्स एक्सिस पर हमारा एक्स की जो सेटिंग एक्स प्लेट सेटिंग होती है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होती है, तो हम उधर से ये भी निकाल सकते हैं. मुबारक हो, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है. A piece of conducting putty model clay of a constant resistivity is formed into a cylindrical shape. The resistance R is at its between its flat and shaded is measured. ठीक है. The volume of putty is reformed into cylinders of different length. ठीक है. And the distance between flat end and the resistance between the flat end is measured for each value of L. यानी कि उसने L का जो ये है वो जब उसने कॉन्स्टेंट L निकाला था, तो अब उसको वो भी छोटा बड़ा कर रहा है और उसके हिसाब से रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है. आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A. ठीक है. लेकिन इसमें क्या है, A जो है, A क्या है,
रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ए भी है, तो हमें इसमें वी को पहले वो कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वी कांस्टेंट होना चाहिए ना। तो हमें ए का तो इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट इस वजह से हम ए को करेंगे, हटाएंगे और वी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वी इज इक्वल टू ए इंटू एल, तो ए इज इक्वल टू वी ओवर एल। तो ए इज इक्वल रेजिस्टिविटी एल अपॉन वी ओवर एल, तो मतलब आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल स्क्वायर ओवर वी। तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, और ये वाला जो भी फार्मूला ये वाला जोन सा भी कर रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है आर और एल स्क्वायर का जो होता है ग्राफ। तो ये मैथ वाला ग्राफ है, ये फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप। तो यही है पार्ट 4। पार्ट 5 और पार्ट 6 भी आएंगे, और अगर हो सकेगा तो मज़ीद भी आएंगे। सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा।